हेलो डियर ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम टू लक्ष्य लॉ अकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 का हमारा नेक्स्ट लेक्चर, जो कि रिलेटेड है हमारा चैप्टर 2 यानी कि पार्ट 2 के पार्ट सेकंड से। मतलब हमने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को याद होगा कि हमने देखा था हमारा पार्ट 2 जो कि बात कर रहा था रजिस्ट्रेशन एस्टेब्लिशमेंट से लेकर, जिसमें सेक्शन 3 टू 16A तक बताया गया था। तो हमने इसमें कुछ सेक्शंस देखी थी, हमने 3 से लेके 8 तक की सेक्शन जो है हमने कवर करी थी। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं, आगे की सेक्शंस इसी चैप्टर की। इसलिए मैं कह रही हूँ कि पार्ट 2 का सेकंड पार्ट आज हम कवर करने वाले हैं। 3 से 8 तक हम कवर कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में अब हम 9 से लेके 16A तक की जो सेक्शन है उनको कवर करेंगे और हमारा चैप्टर सेकंड या पार्ट सेकंड जो इसका है रजिस्ट्रेशन एक्ट का, वो आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 जो है वो आपका RJS 2025 का जो एग्जाम होने वाला है उसमें आना है, आपका माइनर एक्ट है। छत्तीसगढ़ जुडिशरी 2025 का जो एग्जाम होने वाला है उसमें भी आपका माइनर लॉ है। ठीक है, तो ये क्लासेस जो हमारी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की चल रही हैं, ये आगे भविष्य में जो भी आपके एग्जाम्स होंगे आरजेएस के और छत्तीसगढ़ जुडिशरी के और भी अदर स्टेट जुडिशरी के, जिसमें भी आपका रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 जो है, तो ये क्लासेस आपकी ऑलवेज हेल्पफुल रहेंगी आगे के एग्जाम्स के लिए भी। आगे जब आने वाले ईयर्स में एग्जाम्स होंगे और इसमें इससे रिलेटेड, इस एक्ट से रिलेटेड कोई अमेंडमेंट होगा, तो उस पर्टिकुलर अमेंडमेंट को मैं आपको बता दूंगी और इसकी प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी। ठीक है, तो आज ये जो हम लेक्चर्स कंप्लीट कर रहे हैं, जो ये सब्जेक्ट हम आज कंप्लीट कर रहे हैं, ये आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अब क्या जिन स्टेट्स में रजिस्ट्रेशन एक्ट नहीं आता है, क्या वो स्टेट के स्टूडेंट्स को रजिस्ट्रेशन एक्ट काम का है या नहीं है? तो देखिए भाई, जैसे एमपी में रजिस्ट्रेशन एक्ट नहीं आता है या और भी बहुत से स्टेट्स हैं जहां रजिस्ट्रेशन एक्ट नहीं पूछा जाता है, बट ये एक्ट जो भी एस्पिरेंट्स जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये एक्ट पढ़ना जरूरी हो जाता है। भले ही आपके स्टेट में ये माइनर लॉ नहीं पूछा जाता है, लेकिन बाय चांस यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो जिस भी स्टेट में आपका सिलेक्शन हो रहा है उस स्टेट के जुडिशरी एग्जाम के सिलेबस में ये वाला माइनर लॉ नहीं है, बट बाद में तो ये माइनर लॉ आपको पढ़ना ही पड़ेगा। यानी कि सिलेक्शन के बाद जो 2 साल की ट्रेनिंग होती है, तो उस ट्रेनिंग पीरियड में आपको रजिस्ट्रेशन एक्ट, स्टाम्प एक्ट, कोर्ट फीस एक्ट, ये सारे एक्ट आपको पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि इनके बिना आपका कोर्ट में काम ही नहीं चलता है। तो ये सारे प्रैक्टिकल लॉज जो हैं, जो आपको सिलेक्शन होने के बाद कोर्ट में काम आएंगे, तो इनके बारे में जानकारी होना आपको जरूरी है। तो अगर ये आपके सिलेबस में नहीं है और बाय चांस ये वीडियो आपके सामने आ जाता है रजिस्ट्रेशन एक्ट का, तो ये वीडियो, ये लेक्चर्स आप एक बार जरूर सुने, क्योंकि ये आगे तो आपके काम आएंगे ही। ठीक है, यदि आपके सिलेबस में नहीं है तो सिलेक्शन के बाद आपको ट्रेनिंग पीरियड में पढ़ाए जाएंगे, क्योंकि आपको बनना है सिविल जज, है ना, क्लास 2 की पोस्ट पर आपको जाना है। और जब हम सिविल जज जूनियर डिवीजन में अपना सिलेक्शन लेते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं सिविल मैटर्स, और सिविल मैटर्स होते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड, सेल्स ऑफ गुड्स से रिलेटेड, जितने भी सिविल मैटर्स होते हैं उन सब में काम आता है रजिस्ट्रेशन। प्रॉपर्टी है, उसका रजिस्ट्रेशन होगा, तो रजिस्ट्रेशन एक्ट की जानकारी तो आपको होना ही चाहिए। ठीक, और आगे आपको ट्रेनिंग पीरियड में पढ़ना भी पड़ेगा। तो उस लिहाज से देखा जाए तो रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 जो है वो आपके लिए हेल्पफुल है। आम जनता के लिए देखा जाए तो भाई, आम जनता के लिए भी रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है बहुत हेल्पफुल है। रजिस्ट्रेशन एक्ट की जानकारी तो हर व्यक्ति को होना चाहिए, चाहे वो लॉ स्टूडेंट हो या लॉ स्टूडेंट ना हो। रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है उसके बारे में जानकारी एक आम आदमी को भी होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि भाई, क्योंकि हर एक व्यक्ति कभी ना कभी जीवन में कोई ना कोई प्रॉपर्टी तो खरीदता ही है। ये एक्ट हमारा इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक्ट है, स्थावर संपत्ति से रिलेटेड एक्ट है ना, और हर व्यक्ति अपने जीवन में कभी ना कभी प्रॉपर्टी खरीदता है, इसलिए उसके बारे में जानकारी उसको होना ही चाहिए। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करेंगे हम आज का लेक्चर। और आज हमें स्टार्ट करना है हमारी सेक्शन 9 से, क्योंकि सेक्शन 8 से जो है हम कवर कर चुके थे 3 to 8, जिसमें हमने देखे थे अपॉइंटमेंट, आईजी का अपॉइंटमेंट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट कैसे कौन बनाएगा, आपका नेक्स्ट सब रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार का अपॉइंटमेंट, फिर उसके बाद आपका
इंस्पेक्टर का अपॉइंटमेंट, तो ये सारा हमने देखा था 3 से लेके 8 तक में कवर हो रहा था। और ये सारे अपॉइंटमेंट कौन करती है? राज्य सरकार करती है। और इसके साथ ही जो डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट बनाने का काम करती है वो भी राज्य सरकार करती है। तो हमने एक चार्ट देखा था, ठीक है। तो जिसने भी पहला इसका पार्ट नहीं देखा है वो पार्ट जरूर देखें, उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट लेक्चर इसको सुने, ठीक है। तो पार्ट फर्स्ट जो इसका हमने पढ़ाया उसकी लिंक या इसके प्रीवियस जितने भी 3 लेक्चर्स हुए उनकी लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं या फिर चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, उसमें इसके सारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे। तो आज हमें जो स्टार्ट करना है वो स्टार्ट करना है हमें सेक्शन 9 से, ठीक है। सेक्शन 8 तक हम कवर कर चुके थे। तो सेक्शन 9 जो है आपकी वो शायद से मेरे हिसाब से रिपील्ड है, ओके, है ना। तो सेक्शन 9 तो जो है वो आपकी रिपील्ड है। बात करती थी मिलिट्री कैंटोनमेंट में भी डिक्लेयर्ड सब डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट, तो ये जो है ये क्या हो चुकी है? रिपील्ड हो चुकी है, तो हमको नहीं पढ़ना है ये, ठीक है। तो अब बात करते हैं सेक्शन 10 की। तो देखिए भाई, सेक्शन 10 जो है वो बात करती है एब्सेंस ऑफ रजिस्ट्रार और वैकेंसी इन हिज ऑफिस। किस चीज की बात करती है? एब्सेंस of registrar and vacancy in his office, ठीक। सेक्शन 10 रजिस्ट्रार की वैकेंसी की बात कर रही है। जो रजिस्ट्रार होते हैं वो अपने ऑफिस से एब्सेंस है या वैकेंसी जो है उनके ऑफिस में है, तब क्या प्रोसीजर होगा, क्या उसमें होगा वो। उसके बाद सेक्शन 11 अगर हम देखें तो सेक्शन 11 अब बात कर रही है एब्सेंस ऑफ रजिस्ट्रार absence of registrar on duty in his district, on duty in his district। अब आप सोच रहे होंगे कि ये दो बार सेक्शन ऐसी क्यों है? ऊपर भी एब्सेंस ऑफ रजिस्ट्रार वैकेंसी इन हिज ऑफिस, फिर अगेन एब्सेंस ऑफ रजिस्ट्रार ऑन ड्यूटी इन हिज डिस्ट्रिक्ट। तो इन दोनों सेक्शंस में थोड़ा सा अंतर है, वो अंतर अभी हम डिटेल में समझेंगे कि ऐसा क्यों है कि ये दो सेक्शन क्यों बताई गई हैं एब्सेंस की, तो वो मैं अभी आपको समझाने वाली हूँ। नेक्स्ट है आपकी सेक्शन 12, ठीक है। सेक्शन 12 बात करती है एब्सेंस ऑफ सब रजिस्ट्रार और वैकेंसी इन हिज ऑफिस, ठीक है। सेक्शन 12 जो है वो क्या बात करती है? अब सब रजिस्ट्रार की बात करती है। यहां देख लेते हैं हम, सेक्शन 12 बात कर रही है एब्सेंस ऑफ सब रजिस्ट्रार, एब्सेंस ऑफ सब रजिस्ट्रार और वैकेंसी इन हिज ऑफिस, ठीक। तो पहले तो ये एब्सेंस वाली जो 3 सेक्शन है पहले हम इनको समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कहा गया है एब्सेंस ऑफ रजिस्ट्रार एंड वैकेंसी इन हिज ऑफिस, सेक्शन 10। सेक्शन 10 में जो एब्सेंस की बात की गई है, सेक्शन 10 में रजिस्ट्रार की अनुपस्थिति या पद में रिक्ति, क्या है हिंदी में क्या हेडिंग है? रजिस्ट्रार की अनुपस्थिति या पद में रिक्ति। तो यहां पर बात की गई है कि रजिस्ट्रार जो है वो अपने ऑफिस से एब्सेंट है, लेकिन सेक्शन 10 में जो ये एब्सेंट है वो कैसा है? तो यहाँ पर एक वर्ड आपको पढ़ने को मिलेगा, देखिए पढ़िए डायरेक्ट की लैंग्वेज। व्हेन एनी रजिस्ट्रार other than the registrar of a district including a presidency town is absent otherwise than on duty in his district। तो यहां पर आप एक लाइन देखेंगे, otherwise than on duty in his district, कि जो रजिस्ट्रार है वो अपने ऑफिस से एब्सेंट है, लेकिन वो एब्सेंट कैसा है? अदरवाइज देन ऑन ड्यूटी इन हिज डिस्ट्रिक्ट, अपने डिस्ट्रिक्ट में अपनी ड्यूटी करने के कारण नहीं। क्या होता है कि रजिस्ट्रार जो होते हैं उनको बहुत सारे काम होते हैं। रजिस्ट्रार का कार्यालय होता है, कुछ काम उसको कार्यालय में बैठकर करना होते हैं, और जिस जिले का वो रजिस्ट्रार होता है
उस जिले में उसको कुछ फील्ड वर्क भी होते हैं, मतलब उसको ऑफिस में बैठकर भी काम करना है और उसको फील्ड में जाकर भी काम करना है। जैसे कोई प्रॉपर्टी आई जिसका रजिस्ट्रेशन होना है, तो रजिस्ट्रार को वो प्रॉपर्टी देखने भी जाना पड़ता है। कई बार कुछ और मामले आ जाते हैं, किसी प्रॉपर्टी पर विवाद चल रहा है, दो पार्टीज के बीच में विवाद हो रहा है, वहां पर कुछ ऐसी लिमिटेशंस हैं जो रजिस्ट्रार को जाकर के वहां पर देखना पड़ती है। तो फील्ड वर्क भी होता है। सब रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार दोनों को ही ऑफिस में बैठकर भी कार्य करना होता है और फील्ड वर्क भी होता है। तो यहाँ पर ये जो दो सेक्शन है ना, ये उन्हीं का कैटेगराइजेशन किया है। पहले वाले में कहा गया है कि जो रजिस्ट्रार है ना, वो अपने ऑफिस से एब्सेंट है। किस कारण? अपने जो उसको फील्ड वर्क करना है जिस डिस्ट्रिक्ट में, तो उस डिस्ट्रिक्ट में ड्यूटी करने के कारण नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर तो वो बाकायदा छुट्टी लिए हुए है, अपने पर्सनल किसी रीजन से वो छुट्टी लिए है, इसलिए वो ऑफिस से एब्सेंट है। ठीक है, यहाँ सेक्शन 10 में रजिस्ट्रार छुट्टी लेकर एब्सेंट है। क्लियर? और सेक्शन 12 में जो रजिस्ट्रार है वो अपने ऑफिस से क्यों एब्सेंट है? यहाँ पर लिखा है ऑन ड्यूटी इन हिज डिस्ट्रिक्ट। जिस डिस्ट्रिक्ट का वो सब रजिस्ट्रार है, उस डिस्ट्रिक्ट की ड्यूटी को फुलफिल करने के पर्पज से वो अपने कर्तव्य ऋण, मतलब उसके पास जो कर्तव्य है वो अपने कर्तव्य का पालन करने गया है उस डिस्ट्रिक्ट में। कुछ अदर उसके फील्ड वर्क है, तो रजिस्ट्रार अपने डिस्ट्रिक्ट में कुछ फील्ड वर्क करने के लिए ऑन ड्यूटी गया है अपने कार्यालय से। इस कारण से रजिस्ट्रार अपने कार्यालय में अनुपस्थित है। तो यहाँ पर दो टाइप की एब्सेंस है रजिस्ट्रार की। एक तो वो छुट्टी लेकर गया है रजिस्ट्रार, पहली सेक्शन 10 में उसका ऑफिस जो है वैकेंट क्यों है, उसका ऑफिस में रजिस्ट्रार एब्सेंट क्यों है, रजिस्ट्रार जो है वो अनुपस्थित क्यों है अपने ऑफिस में। तो सेक्शन 10 में तो वो छुट्टी लेकर गया है, अनुपस्थित है, छुट्टी लेकर गया है अपने पर्सनल रीजन से, या फिर वो रिटायर हो गया है इसलिए उसका ऑफिस रिक्त हो गया है सेक्शन 10 के अंदर। ठीक है, अब वैकेंसी जो है वो टेम्पररी है। यहाँ पर जब आप आगे पढ़ेंगी तो उसमें लिखा है और व्हेन हिज ऑफिस इज टेम्पररीली वैकेंट, कुछ समय के लिए जो उसका ऑफिस जो है वो टेम्पररीली वैकेंट है। कहाँ? सेक्शन 10 में, तब की बात की जा रही है। ठीक है, जबकि कोई रजिस्ट्रार जो उस जिले का रजिस्ट्रार नहीं है जिसके अंतर्गत कोई प्रेसिडेंसी नगर है, अपने जिले में कर्तव्य ऋण होने से अन्यथा, इस लाइन को पकड़िए पहले आप, कर्तव्य ऋण होने से अन्यथा मतलब, कर्तव्य ऋण मतलब उसके जो कर्तव्य हैं वो कर्तव्य करने नहीं गया है, उस कारण से वो अपने ऑफिस में नहीं है, मतलब वो बाकायदा छुट्टी लेकर गया है, या फिर वो रिटायर हो चुका है, या किसी और रीजन से वो अपने पद पर अब नहीं है, मतलब वो ऑफिस से एब्सेंट है किसी अन्य रीजन से, कर्तव्य ऋणता के कारण नहीं। कर्तव्य ऋण का मतलब क्या है? अपनी ड्यूटी करने गया है, जो उसके कर्तव्य हैं उनका पालन करने गया है। वो कहां बताया गया है? वो नेक्स्ट सेक्शन 11 में बताया है। सेक्शन 11 में बोल रहा है कर्तव्य ऋणता के कारण एब्सेंस। आप हेडिंग पढ़िए हिंदी में, सेक्शन 11 है अपने जिले में कर्तव्य ऋण होने के कारण रजिस्ट्रार की अनुपस्थिति। तो सेक्शन 11 में तो वो अपने जिले में कर्तव्य ऋण है, मतलब उसके जिले में जो काम है, जो जिले में उसको फील्ड वर्क दिए गए हैं, तो वो जिले में वो फील्ड वर्क करने गया है। इसलिए अब एक व्यक्ति है, उसको ऑफिस का भी काम करना है, उसके पास फील्ड वर्क भी है, तो एक टाइम पे या तो वो कार्यालय में बैठकर काम कर सकता है या तो वो फील्ड वर्क जाकर कर सकता है। तो जिस समय वो फील्ड वर्क कर रहा है उस समय वो अपने ऑफिस से एब्सेंट है, तो क्या होगा वो प्रोसीजर बताया है सेक्शन 11 में। और जब वो अपने ऑफिस से एब्सेंट है, किससे? कर्तव्य ऋण से अन्यथा, मतलब अदरवाइज देन ऑन हिज ड्यूटी ऑन द डिस्ट्रिक्ट, मतलब डिस्ट्रिक्ट की ड्यूटी करने के लिए वो नहीं गया है, मतलब वो छुट्टी पर है या वो रिटायर ही हो गया है या किसी अदर रीजन से, लेकिन डिस्ट्रिक्ट के काम करने के लिए फील्ड वर्क पर नहीं गया है। इससे हटके कोई अदर रीजन है, मेडिकल रीजन हो सकता है जिस कारण से वो एब्सेंट है। तो ये सब कारण, छुट्टी, मेडिकल, ये सब आएंगे सेक्शन 10 में। और अगर वो अपने जिले में अपने कार्य करने के लिए गया है, जो उसके कर्तव्य वो फुलफिल करने के लिए गया है, और फिर वो अपने कार्यालय में नहीं अनुपस्थित है, तो सेक्शन 11 में। दो चीजें क्लियर हुई। पहले तो ये पॉइंट क्लियर करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सेक्शन 10 में छुट्टी वगैरह लिए हुए है, मेडिकल पर है, किसी और अदर रीजन से, पर्सनल रीजन से वो अपने ऑफिस में नहीं है इसलिए अनुपस्थित है। और सेक्शन 11 में वो फील्ड वर्क पर गया है, अपने कर्तव्य कर रहा है, डिस्ट्रिक्ट में जो उसके कर्तव्य है, अन्य कर्तव्य वो करने के लिए गया है, इसलिए वो अनुपस्थित है अपने ऑफिस से। पहली चीज।
अब वापस आइए, ये अंतर हो गया आपका दोनों में, ठीक है। अब वापस आइए, सेक्शन 10 में एक और पॉइंट है। सेक्शन 10 में कैटेगराइज किया गया है रजिस्ट्रार को दो कैटेगरी में। कैसे कैटेगराइज किया गया है? यहां पर रजिस्ट्रार, पहले वो रजिस्ट्रार जो उस डिस्ट्रिक्ट के हैं, जो प्रेसिडेंसी टाउन में इंक्लूड है, ठीक है। पहले प्रेसिडेंसी टाउन के डिस्ट्रिक्ट के रजिस्ट्रार की बात हो रही है, फिर दूसरा हो रहा है जो प्रेसिडेंसी टाउन के नहीं है, नॉट। तो यहां पर रजिस्ट्रार दो टाइप की बात हो रही है। पहले वो कह रहे हैं ऐसे रजिस्ट्रार की हम बात कर रहे हैं जो उस डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, जो प्रेसिडेंसी टाउन में नहीं आता, तो क्या होगा। और ऐसे जो प्रेसिडेंसी टाउन के डिस्ट्रिक्ट है, तो पहले नॉट वाले हैं, फिर देखिए मैं आपको लैंग्वेज पढ़ती हूं। यहां पर लिखा है जबकि कोई रजिस्ट्रार जो उस जिले का रजिस्ट्रार नहीं है जिसके अंतर्गत कोई प्रेसिडेंसी नगर है, when any registrar other than the registrar of a district including a presidency town, मतलब पहले कौन सा रजिस्ट्रार है जो प्रेसिडेंसी टाउन का नहीं है, नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट का। इसको हम कैसे बोल सकते हैं? नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट जो प्रेसिडेंसी टाउन में नहीं आ रहा है। तो नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट का रजिस्ट्रार की बात हो रही है कि यदि कोई नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट है जो प्रेसिडेंसी टाउन में नहीं आता, क्योंकि ये एक्ट है 1908 का। यहाँ पर प्रेसिडेंसी टाउन वर्ड क्यों आ रहा है? क्योंकि 1908 में प्रेसिडेंसी टाउन हुआ करते थे, अब हो या नहीं हो, मतलब अब उनको अमेंडमेंट अभी तक क्यों नहीं किया गया, आई डोंट नो। या अभी भी जो है ऑफिस कार्यालयों में जो प्रेसिडेंसी टाउन हुआ करते थे, हो सकता है आज भी ऑफिस कार्यालय में जब हम जाते हैं तो वो शब्द यूज होता हो, उनमें कुछ जिले उप जिले डाल दिए गए हो, है ना, ऐसा हो सकता है। तो हमें अभी सेक्शन की लैंग्वेज समझना। तो सेक्शन में क्या है कि रजिस्ट्रार एक जो नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट के रजिस्ट्रार है, ठीक है, एक जो प्रेसिडेंसी टाउन के रजिस्ट्रार है। दो भाग में आपको इस सेक्शन 10 को बताया गया है, ठीक। तो पहले बात कर रहे हैं नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट। नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट यानी कि जो प्रेसिडेंसी टाउन हुआ करते थे उनके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट थे, कुछ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंसी टाउन में आते थे और अदर डिस्ट्रिक्ट नॉर्मल होते थे। तो नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट का कोई रजिस्ट्रार जो एब्सेंस है अपने ऑफिस पर, ठीक है, तो क्या होगा? तो देखिए नॉर्मल रजिस्ट्रार, ठीक है, व्हेन एनी रजिस्ट्रार अदर देन द रजिस्ट्रार ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट इंक्लूडिंग अ प्रेसिडेंसी टाउन, यानी कि नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट का रजिस्ट्रार इज एब्सेंट अदरवाइज देन ऑन ड्यूटी इन हिज ऑफिस, मतलब छुट्टी पर है, मैंने ये चीज आपको पहले ही समझा दी। अदरवाइज देन ऑन ड्यूटी इन हिज ऑफिस मतलब अपने डिस्ट्रिक्ट की कोई ड्यूटी कर्तव्य करने के कारण एब्सेंस नहीं है, किसी अदर रीजन से वो अपने ऑफिस से एब्सेंस है, नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट का रजिस्ट्रार। और व्हेन हिज ऑफिस इज टेम्पररीली वैकेंट, या फिर उसका जो ऑफिस है वो टेम्पररीली कुछ समय के लिए अनुपस्थित है, अनुपस्थित पर नहीं है। Any person whom the inspector general appoints in this behalf, ठीक है, shall be the registrar ड्यूरिंग सच एब्सेंस। तो पहला तो क्या है, यहां पर पहला पार्ट क्या है, तो फिर ऐसी कंडीशन में जब ये एब्सेंस है, रजिस्ट्रार नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट का रजिस्ट्रार जब अपने जिले से एब्सेंस है किसी अदर रीजन से, मतलब वो अपने डिस्ट्रिक्ट में ड्यूटी नहीं कर रहा है, किसी अदर रीजन से, मतलब छुट्टी वुट्टी पर इसलिए एब्सेंस है, तब उसकी जगह पर कौन सा पर्सन होगा जिसको आईजी अपॉइंट करेगा, आईजी अपॉइंट करेगा। तो आईजी जो है एक पर्सन को अपॉइंट कर देगा, वो पर्सन जो है रजिस्ट्रार के पद पर आ जाएगा जब तक रजिस्ट्रार एब्सेंस है अपने ऑफिस पर, जब तक वैकेंसी है, या जब तक राज्य सरकार उस वैकेंसी को फुल नहीं कर देती। राज्य सरकार की बात यहाँ क्यों आ रही है? राज्य सरकार फुल क्यों करेगी अगर टेम्पररी वैकेंट है? तो भाई टेम्पररी वैकेंट का मतलब ये भी होता है कि सपोज करिए कि कोई रजिस्ट्रार का रिटायरमेंट होने वाला था और वो अब रिटायर्ड हो गए हैं, तो ये वैकेंसी टेम्पररी कहलाती है, ये परमानेंट तो हो नहीं गई। भाई वो रिटायर्ड हो गए तो उनकी जगह कोई और आएगा, तो जब कोई रिटायर्ड पर्सन चला गया अपने पद से, तो उसकी जगह पर जो दूसरा आएगा तो वो स्टेट गवर्नमेंट फुल करेगी ना वैकेंसी, स्टेट गवर्नमेंट किसी ना किसी तरीके से उस पद को भरेगी। तो यहाँ पर आखिरी में आपको वही मिलेगा कि एनी पर्सन whom the इंस्पेक्टर जनरल अपॉइंट्स इन दिस बिहाफ। इसके बाद आपको यहाँ पर रुक जाना, अगर आप डायरेक्ट लिए हैं तो आप यहाँ पर रुक जाइए, इन दिस बिहाफ। इसके बाद आप डायरेक्ट आ जाइए लास्ट पैराग्राफ में, इन दिस बिहाफ
shall be the registrar during such absence or until the state government fills up the vacancy। या जब तक ये जो वैकेंसी, जब तक स्टेट गवर्नमेंट फिल नहीं कर रही, दूसरे व्यक्ति को अपॉइंट नहीं कर रही, जब तक यहाँ पर कौन सा पर्सन रहेगा, जिसको आईजी ने अपॉइंट किया है। अब यहाँ पर एक और चीज दी है कि यदि आईजी जो है, इंस्पेक्टर जनरल जो है, वो किसी पर्सन को अपॉइंट करने में फेल हो जाए तो फिर क्या हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर भी आपको उसका एक चीज बताई गई है कि और इन डिफॉल्ट ऑफ सच अपॉइंटमेंट, इन डिफॉल्ट ऑफ सच अपॉइंटमेंट मतलब अगर आईजी फेल हो गया, आईजी जो है वो किसी पर्सन को वैकेंसी की कंडीशन में किसी पर्सन को रजिस्ट्रार के रूप में अपॉइंट करने में फेल हो गया, डिफॉल्ट हो गया, नहीं कर पा रहे हैं आईजी किसी को अपॉइंट, तब क्या होगा भाई, कार्य तो रुकेंगे नहीं, रजिस्ट्रार ऑफिस के इतने सारे काम होते हैं, अगर काम पेंडिंग हो जाएंगे तो फिर कैसे चलेगा। तो यहाँ पर कहा गया है कि यदि आईजी किसी पर्सन को अपॉइंट करने में फेल हो जाए, डिफॉल्ट हो जाए, तब ऐसी कंडीशन में द जज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट within the local limits of whose jurisdiction the registrar's office is situated shall be the registrar। ऐसी कंडीशन में अब जहां जो आईजी है वो अपॉइंट करने में क्या हो जाए, फेल हो जाए, किसी पर्सन को, आईजी किसी पर्सन को अपॉइंट करने में फेल हो जाए एज अ रजिस्ट्रार, तो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रिक्ट जज, ऑटोमेटिकली क्या होगा भैया, डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो रजिस्ट्रार बन जाएगा। अगर आईजी किसी पर्सन को अपॉइंट करने में फेल हो जाए तो जो भी संबंधित डिस्ट्रिक्ट जज है जिसके ज्यूरिसडिक्शन में ये रजिस्ट्रार ऑफिस आ रहा है, रजिस्ट्रार ऑफिस हमेशा किसी ना किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर आता है, तो जिस डिस्ट्रिक्ट जज के लोकल ज्यूरिसडिक्शन के लिमिट के अंदर रजिस्ट्रार ऑफिस आ रहा है वो डिस्ट्रिक्ट जज बन जाएगा रजिस्ट्रार। ठीक, ये डिस्ट्रिक्ट जज क्या बन जाएंगे भैया, ये बन जाएंगे रजिस्ट्रार। किस कंडीशन में, जब कोई रजिस्ट्रार अपने ऑफिस से एब्सेंट है, किस कारण एब्सेंट है, किसी भी ऐसे कारण से एब्सेंट है जिसमें वो अपने फील्ड वर्क पर तो नहीं गया है, वो अपने डिस्ट्रिक्ट में ड्यूटी पर नहीं है, इससे अन्यथा किसी कारण से वो अपने ऑफिस से एब्सेंट है, और वो भी रजिस्ट्रार कौन है, नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट का, ऐसे डिस्ट्रिक्ट का रजिस्ट्रार जो प्रेसिडेंसी टाउन में नहीं आता, ऐसे डिस्ट्रिक्ट का कोई रजिस्ट्रार अपने ऑफिस से एब्सेंट है, छुट्टी पर गया है, मेडिकल पर है, उसके घर में शादी है, किसी भी पर्सनल रीजन से वो एब्सेंट है, या उसका रिटायरमेंट हो गया है और जिसके कारण वैकेंसी हो गई है, तब ऐसी कंडीशन में जो आईजी है वो किसी पर्सन को अपॉइंट कर देगा रजिस्ट्रार के पद पर। ऐसा पर्सन अपने पद पर कब तक रहेगा, जब तक जो है वैकेंसी राज्य सरकार के द्वारा फुल नहीं कर की जाती, या फिर जब तक कोई न्यू रजिस्ट्रार आ नहीं जाता। अब यदि आईजी फेल हो जाता है, आईजी से डिफॉल्ट हो जाता है, वो किसी पर्सन को अपॉइंट नहीं कर पाता रजिस्ट्रार के तौर पर, तब ऑटोमेटिकली डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो रजिस्ट्रार माने जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट जज कौन सा डिस्ट्रिक्ट जज, वो डिस्ट्रिक्ट जज जिसके ज्यूरिसडिक्शन के अंतर्गत उस रजिस्ट्रार का ऑफिस आ रहा है जो वैकेंट है, जो एब्सेंट है अपने रजिस्ट्रार ऑफिस से, तो जिसके ज्यूरिसडिक्शन के अंतर्गत वो रजिस्ट्रार ऑफिस आ रहा है, उस ज्यूरिसडिक्शन के कोर्ट का डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो रजिस्ट्रार बन जाएगा। ठीक, और ये डिस्ट्रिक्ट जज भी रजिस्ट्रार कब तक रहेंगे, जब तक यहाँ पर कोई और रजिस्ट्रार बन के अपॉइंट होकर नहीं आ जाता, या फिर ये जो वैकेंसी हुई है किसी भी रीजन से, तो वो स्टेट गवर्नमेंट जब तक फुलफिल नहीं कर देती है, किसी को रजिस्ट्रार बना करके नहीं यहाँ पर भेज देती है, तब तक डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो रजिस्ट्रार रहेंगे, और वो डिस्ट्रिक्ट जज के साथ साथ रजिस्ट्रार का कार्यभार भी संभालेंगे। अब ये चीज कहाँ पे पता चल रही है कि डिस्ट्रिक्ट जज साथ साथ काम करेंगे, ये हमने कल की सेक्शन में पढ़ा था, जो हमने सेक्शन 3 से लेके सेक्शन 8 तक कवर करी थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो रजिस्ट्रार होते हैं वो साथ साथ दो गवर्नमेंट के अंतर्गत दो ऑफिस संभाल सकते हैं। तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जज रजिस्ट्रार बन गया, इसका मतलब ये नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट जज अपने वाले काम नहीं करेगा, डिस्ट्रिक्ट जज अपने जो जज वाले काम है वो तो करेगा, साथ साथ वो रजिस्ट्रार का कार्यभार भी संभालेगा। क्लियर, तो ये है आपकी सेक्शन 10 की सबसेक्शन 1। अब आते हैं हम सबसेक्शन 2 पर। सबसेक्शन 2 बात कर रही है व्हेन द रजिस्ट्रार ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट इंक्लूडिंग अ प्रेसिडेंसी टाउन।
अभी ये नॉर्मल था, नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट का रजिस्ट्रार, अब प्रेसिडेंसी टाउन के डिस्ट्रिक्ट की रजिस्ट्रार की बात कर रहे हैं। अब ऐसा रजिस्ट्रार जो प्रेसिडेंसी टाउन के डिस्ट्रिक्ट, जो प्रेसिडेंसी टाउन के अंतर्गत जो डिस्ट्रिक्ट आते हैं, उनका रजिस्ट्रार अगर एब्सेंस है तो क्या अलग से प्रावधान है भैया? तो नहीं करेगा क्या आईजी? तो देखिए क्या है, when the registrar of a district including a presidency town is absent otherwise than on duty in his district or when his office is temporarily vacant, ये सारी चीजें सेम है जो मैंने आपको एक बार बता दी। any person whom the inspector general appoint in this behalf shall be the registrar during such absence और until the state government fills up the vacancy। तो यहाँ पर सेम है सारा कुछ, कुछ अंतर नहीं है। अगर प्रेसिडेंसी टाउन के अंतर्गत आने वाला कोई डिस्ट्रिक्ट है और उसका रजिस्ट्रार यदि एब्सेंट है अपनी ड्यूटी से, वही सेम रीजन से, मतलब छुट्टी वाले रीजन से, तो फिर उसकी जगह पर आईजी जो है किसी पर्सन को अपॉइंट कर देगा और आईजी जिस पर्सन को अपॉइंट करेगा वो पर्सन रजिस्ट्रार होगा। या फिर अगर वैकेंसी की कंडीशन है तो जब तक स्टेट गवर्नमेंट वैकेंसी को फुलफिल नहीं कर देती तब तक वो पर्सन रजिस्ट्रार के तौर पर कार्य करेगा जिसको आईजी अपॉइंट करेगा। इस वाले पॉइंट में डिस्ट्रिक्ट जज वाला क्लॉज नहीं है, किसमें? प्रेसिडेंसी टाउन के डिस्ट्रिक्ट के रजिस्ट्रार के तौर पर। अगर नॉर्मल जिले का रजिस्ट्रार अपने पद पर से अनुपस्थित है तो आईजी अगर फेल हो जाता है तो डिस्ट्रिक्ट जज कार्यभार संभालेंगे, लेकिन प्रेसिडेंसी टाउन के जो डिस्ट्रिक्ट है उनके रजिस्ट्रार अपने पद से अगर अनुपस्थित है तो उनके लिए अपॉइंटमेंट आईजी कर रहा है, उनके लिए डिस्ट्रिक्ट जज वाला प्रावधान यहाँ पर सेकंड क्लॉज में नहीं बताया गया है। ठीक है, या तो आईजी अपॉइंट कर देगा, वो पर्सन रहेगा, और जब तक, कब तक रहेगा? जब तक राज्य सरकार वैकेंसी फिल नहीं कर देती है। क्लियर? अब आइए सेक्शन 11 पर। अब सेक्शन 11 जल्दी समझ में आ जाएगी क्योंकि सेक्शन 11 में कुछ नहीं है, मेन चीज यहीं पर थी सेक्शन 10 में। अब सेक्शन 11 में तो सिर्फ यही वाला अंतर है कि यहाँ पर एब्सेंस किस रीजन से है, यहाँ पर एब्सेंस है रजिस्ट्रार क्योंकि वो अपने डिस्ट्रिक्ट में ड्यूटी करने गया है, फील्ड वर्क करने गया है, इसलिए वो अनुपस्थित है। पढ़िए लैंग्वेज, when any registrar is absent from his office on duty in his district, he may appoint any sub-registrar or other person in his district to perform during such absence all the duties of a registrar except those mentioned in section 68 and 72। यहाँ पर कहा गया है कि जबकि कोई रजिस्ट्रार अपने जिले में कर्तव्य ऋण होने के कारण, अपने जिले में कर्तव्य ऋण मतलब अपने जिले का उसके पास जो काम है करने के लिए, जो उसके पास कर्तव्य है, जो फील्ड वर्क उसको जाके करना है, वो काम करने के कारण से अपने कार्यालय से अनुपस्थित हो। तो मतलब यहाँ पर तो रजिस्ट्रार को पता है कि मुझे ये वाला काम है और मुझे ये काम के लिए इस जगह पर जाकर मुआयना करके आना है, तो मुझे जो है 5-6 घंटे लगेंगे या आज का दिन में कार्यालय में नहीं बैठ पाऊंगा। तो ऐसी कंडीशन में जो रजिस्ट्रार है ना, वो स्वयं ही अपने सब रजिस्ट्रार को थोड़ी देर के लिए अपने कार्यालय में बिठा के चला जाता है कि भैया मैं जा रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट के कुछ अदर काम करने, फील्ड वर्क करने, तुम मेरी जगह पर बैठो, मेरे काम आज तुम करोगे। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि जबकि कोई रजिस्ट्रार अपने जिले में कर्तव्य ऋण होने के कारण अपने कार्यालय से अनुपस्थित हो, तब वह अपने जिले में के किसी भी उप रजिस्ट्रार को या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसी अनुपस्थिति के दौरान रजिस्ट्रार के उन कर्तव्यों के सिवाय जो धारा 68 और 72 में वर्णित है, सब कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्त कर सकेगा। तो यहाँ पर रजिस्ट्रार ही नियुक्त करके जा रहा है किसको? अपने अधीनस्थ उप रजिस्ट्रार को। ठीक है, तो सेक्शन 10 में क्योंकि यहाँ पर जो एब्सेंस है वो थोड़ा ज्यादा लंबे समय का हो सकता है, छुट्टी वाला, रिटायरमेंट वाला, तो यहाँ लंबा कार्यालय जो है खाली रहेगा, इसलिए यहाँ पर आईजी अपॉइंट कर रहे हैं या डिस्ट्रिक्ट जज आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो है ना वो ड्यूटी करने के लिए ही रजिस्ट्रार जा रहा है थोड़े से टाइम के लिए। यहाँ पर अपने रजिस्ट्रार जो है वो अनुपस्थित है अपने कार्यालय से क्योंकि वो अपने फील्ड वर्क पर जा रहा है, तो उतनी देर के लिए रजिस्ट्रार ही अपने अधीनस्थ जो सब रजिस्ट्रार होते हैं या उसके अधीनस्थ जो अदर अधिकारी होते हैं उनसे बोलकर चला जाएगा कि भैया मैं अपने ड्यूटी करने के लिए जा रहा हूँ, अपना फील्ड वर्क करने के लिए जा रहा हूँ, तो मेरी अनुपस्थिति के दौरान आप जो है मेरे कार्य करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज दी है, कौन कौन सी सेक्शन को छोड़ के सारे कर्तव्यों का पालन आप करेंगे सिवाय सेक्शन 68 और 72 में वर्णित। सेक्शन 68
और सेक्शन 72 के जो वर्णित कर्तव्य हैं वो स्पेसिफिक किसके द्वारा करे जाते हैं, वो स्पेसिफिक करे जाएंगे रजिस्ट्रार के द्वारा, वो रजिस्ट्रार के अलावा और कोई नहीं कर सकता। 68 में क्या बताया गया है, पावर ऑफ रजिस्ट्रार टू सुपरिटेंडेंट एंड कंट्रोल सब रजिस्ट्रार। अब भाई ये पावर तो रजिस्ट्रार का ही होता है, रजिस्ट्रार का पावर होता है कि वो अपने अधीनस्थ जितने भी सब रजिस्ट्रार है उनको सुपरिटेंडेंट करे, उन पे कंट्रोल बनाए, अपने उप रजिस्ट्रारों का अधीक्षण करना और उनका नियंत्रण करना। तो जिस सब रजिस्ट्रार को वो पावर दे के जा रहा है तो वो तो ऑलरेडी सब रजिस्ट्रार है, तो वो कैसे कर सकता है अदर सब रजिस्ट्रार पे कंट्रोल। तो 68 का पावर छोड़ के प्लस 72 अपील टू रजिस्ट्रार फ्रॉम ऑर्डर्स ऑफ सब रजिस्ट्रार रिफ्यूजिंग रजिस्ट्रेशन ऑन ग्राउंड अदर देन डिनायल ऑफ एग्जीक्यूशन। सेक्शन 72 में क्या है, निष्पादन के प्रत्याख्यान से भिन्न आधार पर रजिस्ट्रीकरण करने से इनकार करने वाले उप रजिस्ट्रार के आदेशों की रजिस्ट्रार की अपील। तो ये हम डिटेल में अभी जब आगे सेक्शन पढ़ेंगे तब समझेंगे। तो ये दो जो पावर्स हैं इनको छोड़कर जितने भी कर्तव्य रजिस्ट्रार के हैं वो सारे कर्तव्य उस टाइम पीरियड के ड्यूरिंग जितने टाइम वो रजिस्ट्रार एब्सेंट रहेगा अपने ऑफिस से, वो सब रजिस्ट्रार को किसी को दे जाएगा कि आप मेरे सारे काम करना। ठीक, सेक्शन 11 क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अब आपको याद क्या रखना है भाई, देखिए ये इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 10 की सबसेक्शन 1 में जो डिस्ट्रिक्ट जज वाली बात है ये इंपॉर्टेंट है। यहां से आपको ऑब्जेक्ट बन सकता है कि कब डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो रजिस्ट्रार का कार्यभार संभालेगा। आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे कि जब कोई रजिस्ट्रार अपने ऑफिस से एब्सेंस है और आईजी अपॉइंट करने में किसी पर्सन को फेल हो गया है, तब डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो रजिस्ट्रार के तौर पर कार्यभार संभाल सकता है। ये लाइन आप अपने दिमाग में फिट बैठा लीजिए, यहां से ओटी आएगा। या फिर जब सेक्शन 10 के अंतर्गत कोई रजिस्ट्रार, नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट का रजिस्ट्रार जब अपने पद पर से अनुपस्थित है तब उसके प्लेस पर कौन अपॉइंट करता है, आईजी अपॉइंट करता है। अगर आईजी फेल हो गया तो डिस्ट्रिक्ट जज रहेगा। ये आपको याद रखना है, यहां से आपका ऑब्जेक्टिव बन सकता है। ठीक है, सेक्शन 11 में अंतर याद रखना है कि यहाँ पर एब्सेंट क्यों है, क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट की ड्यूटी करने गया है। तो यहाँ पर कौन, फिर अगर यहाँ पर एब्सेंट है तो यहाँ पर कौन आ रहा है, तो यहाँ पर रजिस्ट्रार खुद ही किसी सब रजिस्ट्रार को कार्यभार सौंपकर जो है फिर जा रहे हैं। अब आइए सेक्शन 12 पर। अब सब रजिस्ट्रार की बात हो रही है, अभी तो रजिस्ट्रार थे, अब सब रजिस्ट्रार एब्सेंट है। एब्सेंस ऑफ सब रजिस्ट्रार और वैकेंसी इन हिज ऑफिस। ठीक है, तो व्हेन एनी सब रजिस्ट्रार इज एब्सेंट or when his office is temporarily vacant, any person whom the registrar of the district appoints in this behalf shall be sub-registrar during such absence or until the vacancy is filled up। तो भाई यहाँ पे तो कोई टेंशन नहीं है, जब छोटे अधिकारी होते हैं ना और वो जब एब्सेंट छुट्टी वुट्टी लेकर जाते तो उनको इतनी टेंशन नहीं रहती छोटे अधिकारी को, भाई उनके ऊपर वाला है वो देख लेगा। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है कि अगर उप रजिस्ट्रार अपने ऑफिस से अनुपस्थित है तो रजिस्ट्रार उसकी जगह पर किसी उप रजिस्ट्रार को बिठा देंगे कि भाई ये वाले उप रजिस्ट्रार आज नहीं है तो तुम बैठो, आज इनके काम तुम करोगे। ठीक है, सिंपल। ओके, मेरी आवाज जो है थोड़ा सा हो सकता है स्लो आया अब आप लोगों को, तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। वैसे भी पहले के लेक्चर जितने भी है वो मैं बिना माइक के ही बना रही थी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, भगवान ने आवाज अच्छी दी है। चलिए सेक्शन 13 अब हम देख लेते हैं। सेक्शन 13 बात कर रही है रिपोर्ट टू स्टेट गवर्नमेंट ऑफ अपॉइंटमेंट्स अंडर सेक्शन 10, 11 एंड 12। ठीक है, सेक्शन 13 आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं है, बस आप जो है हेडिंग देख लीजिए। रिपोर्ट की बात हो रही है, रिपोर्ट टू स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट को रिपोर्ट देनी होगी, किस चीज की रिपोर्ट देनी होगी, जितने जो अपॉइंटमेंट अभी हमने करे है ना, अपॉइंटमेंट अंडर सेक्शन 10, 11 और 12। अभी जो हमने सेक्शन 10, 11 और 12 देखी है, जो वैकेंसी हो गई है जहां आईजी ने अपॉइंट किया है रजिस्ट्रार को, जहां डिस्ट्रिक्ट जज अपॉइंट हो गए हैं, 11 में जो है जहां रजिस्ट्रार खुद सब रजिस्ट्रार को अपॉइंट करके जा रहा है, 12 में रजिस्ट्रार किसी सब रजिस्ट्रार को अपॉइंट कर रहा है। तो ये सब जो अपॉइंटमेंट अभी करे हैं ना, उन सारे अपॉइंटमेंट्स की रिपोर्ट देना पड़ेगी, स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ेगी। ये रिपोर्ट देगा कौन, तो देखिए इसमें लिखा है ऑल अपॉइंटमेंट मेड अंडर सेक्शन 10, 11 and 12 shall be reported to the state government by the inspector general। तो ये जो रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट को देनी है, ये रिपोर्ट किसको देनी है भैया, आईजी को।
इंस्पेक्टर जनरल जो है ना, ये सारी रिपोर्ट जो है स्टेट गवर्नमेंट के पास पहुंचाएगा कि भाई ऐसा ऐसा हो गया था, अब इनको जो है हमने अपॉइंट कर दिया एज अ रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार। अब इसकी सबसेक्शन 2 है, सच रिपोर्ट शैल बी आइदर स्पेशल और जनरल एज द स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट। अब ये रिपोर्ट जो है वो स्पेशल भी हो सकती है, मतलब ये रिपोर्ट जो है विशेष होगी या फिर साधारण होगी, जैसा कि राज्य सरकार निर्दिष्ट करे। तो इसके निर्देश ऑलरेडी पहले से राज्य सरकार देकर रखती है कि यदि ऐसी कोई स्थिति बनेगी और अगर आप अपॉइंटमेंट कर रहे हैं तो आपको एक रिपोर्ट देनी है, वो रिपोर्ट कैसी होगी, विशेष होगी या नॉर्मल होगी, ये राज्य सरकार आपको पहले से बताकर रखेगी। ठीक, सिंपल, कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं है। सेक्शन 14 अगेन जो है, सेक्शन 14 एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रजिस्टरिंग ऑफिसर्स। अब यहाँ पर जो है रजिस्ट्रीकरण करने वाले कार्यालय की ऑफिस, अच्छा सॉरी ऑफिसेस, यहाँ पर ऑफिसर्स जो है मिसप्रिंट है, रजिस्ट्रीकरण करने वाले कार्यालय के लिए स्थान की बात की जा रही है। जो रजिस्टरिंग ऑफिसर्स होते हैं तो उनके कार्यालय की स्थापना कौन करेगा, ये वाली बात की जा रही है सेक्शन 14 में। ठीक है, सेक्शन 14 किसकी बात हो रही है, कार्यालय की स्थापना कौन करेगा, कौन से कार्यालय की स्थापना, रजिस्ट्रीकरण करने वाले कार्यालय के लिए स्थापन, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रजिस्टरिंग ऑफिसर्स। तो स्टेट गवर्नमेंट में अलाउ प्रॉपर एस्टेब्लिशमेंट्स फॉर द सेवरल ऑफिसेस अंडर दिस एक्ट। राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन विभिन्न कार्यालयों के लिए उचित स्थापन अनुज्ञात कर सकेगी कि भैया इतने सारे कार्यालय कौन बताएगा, स्टेट गवर्नमेंट। ध्यान रखिएगा, स्टेट गवर्नमेंट क्या बताएगी, एस्टेब्लिशमेंट, कि भैया इतने सारे जो ऑफिसेज हैं, इतने सारे आप रजिस्ट्रार उप रजिस्ट्रार बता रहे हो, इनके जो कार्यालय हैं उनके लिए एस्टेब्लिशमेंट, उनके लिए जगह कौन बताएगा, राज्य सरकार बताएगी। कहाँ, सेक्शन 14 में। सेक्शन 14 में राज्य सरकार जितने भी रजिस्ट्रीकरण वाले कार्यालय उनके लिए एस्टेब्लिशमेंट, उनके लिए जगह जो है, स्थान जो है, उनके लिए स्थापन जो है वो कौन बताएगा, राज्य सरकार। अब आ जाइए सेक्शन 15 पर। सेक्शन 15 बात कर रही है सील ऑफ रजिस्टरिंग ऑफिसर्स। रजिस्टरिंग ऑफिसर्स की जो सील होती है, आपने देखा है बिना सील के कोई काम नहीं होता है। सेक्शन 15 में सील आपको याद रखना है, सील ऑफ रजिस्टरिंग ऑफिसर्स। रजिस्टरिंग ऑफिसर्स की सील सेक्शन 15 में, ये आपको सेक्शन बेस्ड याद रखना है। यहां से आपसे सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रजिस्टरिंग ऑफिसर्स की सील के बारे में प्रावधान कहां बताया गया है, सेक्शन 15 में। एक बार जल्दी से रीड कर लेते हैं। द सेवरल रजिस्ट्रार्स एंड सब रजिस्ट्रार्स शैल यूज अ सील bearing the following inscription in English and in such other language as the state government directs, the seal of the registrar or of the sub registrar। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो सील होती है वो कैसी होगी, तो विभिन्न रजिस्ट्रार और उप रजिस्ट्रार ऐसी मुद्रा का उपयोग करेंगे जिस पर अंग्रेजी में और ऐसी अन्य भाषा में जिसमें राज्य सरकार निर्दिष्ट करे निम्नलिखित उत्कीर्ण होगा। क्या होगा, के रजिस्ट्रार की या उप रजिस्ट्रार की। द सील ऑफ मतलब नाम होता है ना, यहाँ पर नाम होगा और यहाँ पर होगा कि हिंदी में रजिस्ट्रार की या जो भी उप रजिस्ट्रार है, ये कौन से रजिस्ट्रार और कौन से उप रजिस्ट्रार की, तो यहाँ पर प्लेस का नाम होगा, है ना, ये याद रखना है आपको। द सील ऑफ द रजिस्ट्रार और द सील ऑफ द सब रजिस्ट्रार ऑफ डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पर नाम होता होगा कि सागर के रजिस्ट्रार या किस रजिस्ट्रार, ऐसा कुछ होता होगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर बस ये बताया कि सील होगी और ये क्या होगी, इंग्लिश। ध्यान रखना है, ये सील जो है वो कैसी होगी, इंग्लिश। इंग्लिश या फिर यहां से पूछ सकते हैं कि जो सील है वो कैसी होगी, तो या तो इंग्लिश होगी या फिर ऐसी लैंग्वेज जो स्टेट गवर्नमेंट, पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट करे, या फिर अदर लैंग्वेज। अदर लैंग्वेज कौन सी, जिस स्टेट की है वो स्टेट गवर्नमेंट अगर कोई अदर लैंग्वेज बता रही है तो बेसिकली देखा जाए तो इंग्लिश में ही होती है। जितनी भी गवर्नमेंट ऑफिसेस की सील्स होती है वो हमेशा इंग्लिश में ही होती है, बट फिर भी यहाँ पर क्या है,
हमारे यहाँ कई बार भाषा को लेकर बहुत कुछ चलने लगता है। आप देख ही रहे हैं अब आजकल कितना भाषा को लेकर चल रहा है, भैया बंगाली बोलो बंगाली बोलो बंगाली बोलो। तो हो सकता है भैया वहां की स्टेट गवर्नमेंट कहते हमारे यहाँ पे तो सील बंगाली में होगी। तो नॉर्मली जो सील है वो इंग्लिश भाषा में हो सकती है या फिर अदर लैंग्वेज जो स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट करे। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहें तो इसको छोड़ भी सकते हैं। मैं आपको साथ साथ में ये क्यों बताती जा रही हूँ कि आप ये पढ़ सकते हैं ये छोड़ सकते हैं, क्योंकि आरजेएस वालों के लिए बहुत कम समय बचा है। तो आरजेएस वालों को अगर ये पार्ट 2 पढ़ना है तो वो सेक्शन 10 to 8 जो इसका मैंने पहला वाला लेक्चर बताया उसको बस पढ़ लें। अगर क्वेश्चन आएगा तो वहां से आएगा। और यहाँ पर मैं जो आपको छोटी छोटी चीजें बताती जा रही हूँ, अगर आप एक बार ये लेक्चर अच्छे से सुन लें तो आपको अपने साइड से अलग से पढ़ने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। जो पॉइंट्स मैं बता रही हूँ वो याद रखना है। जैसे मैंने आपको बता दिया सेक्शन 15 में आपको सिर्फ याद रखना है सील ऑफ रजिस्टरिंग ऑफिसर सेक्शन 15 में बताई गई, इंग्लिश में हो सकती है अदर लैंग्वेज में जो स्टेट गवर्नमेंट, बस ये पॉइंट आपको याद रखना है, खत्म। अब उसके बाद बात कर लेते हैं सेक्शन 16 की, रजिस्टर बुक्स एंड फायर प्रूफ बॉक्सेस। ये भी आपको सिर्फ सेक्शन याद रखनी है, यहां से क्वेश्चन नहीं आने वाला। रजिस्ट्रीकरण पुस्तकें और अग्नि सहित पेटी, ठीक है। तो सेक्शन 16 में भी आपको क्या करना है, अगेन सेक्शन याद रखना है। ये लिख दिया मैंने SB मतलब सेक्शन बेस्ड। क्या बताया गया है भैया आपको यहाँ पर रजिस्टर बुक और फायर प्रूफ बॉक्स, ठीक। तो आपको सिर्फ हेडिंग ये याद रखना है कि सेक्शन 16 बात करती है रजिस्टर बुक एंड फायर प्रूफ बॉक्स की। मैं आपको एक बार पढ़ देती हूँ। इसमें ये बताया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट शैल प्रोवाइड फॉर द ऑफिस ऑफ एवरी रजिस्टरिंग ऑफिसर द बुक्स नेसेसरी फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट के पर्पज से जितनी भी बुक्स की आवश्यकता होती है रजिस्टरिंग ऑफिसर्स को, वो सारी बुक्स कौन प्रोवाइड करेगा, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक। तो आपको यहाँ पर याद रखना है क्या कि जितनी भी रजिस्टरिंग बुक की जो भी नेसेसरी रजिस्टरिंग बुक होती है वो कौन देगा, स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। द बुक्स सो प्रोवाइडेड शेल कंटेन द फॉर्म्स फ्रॉम टाइम टू टाइम प्रिस्क्राइब्ड बाय द इंस्पेक्टर जनरल विद द सैंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। इन बुक्स में होगा क्या, जो फॉर्म है, जो टाइम टू टाइम जो फॉर्म यूज होने हैं ऑफिस में, वो फॉर्म्स होंगे जो आईजी द्वारा बताए गए होंगे स्टेट गवर्नमेंट की सैंक्शन से। एंड द पेजेस ऑफ बुक्स शैल बी कॉन्सेक्टिवली नंबर्ड इन प्रिंट। जो बुक है भैया उसमें नंबर्ड होंगे, पेजेस जो होंगी वो नंबरिंग होंगी उस पर प्रिंटेड, है ना। एंड द नंबर ऑफ पेजेस इन ईच बुक शैल बी सर्टिफाइड ऑन द टाइटल पेज बाय ऑफिसर बाय हुम सच बुक आर इशू। वो बुक जिसकी भी ऑफिसर द्वारा इशू की जा रही होगी तो उसका हर एक पेज सर्टिफाइड होगा उस ऑफिसर के द्वारा जिसने वो बुक इशू की है, ठीक। तो ये जो है जनरल प्रोविजन है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब है इसका सबसेक्शन 3, द स्टेट गवर्नमेंट शैल सप्लाई द ऑफिस ऑफ एवरी रजिस्ट्रार विद अ फायर प्रूफ बॉक्स। तो ये भी कौन दे रहा है, फायर प्रूफ बॉक्स कौन देगा, स्टेट गवर्नमेंट। तो बस आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि रजिस्टर बुक और फायर प्रूफ बॉक्स सेक्शन 16 बता रही है और प्रोवाइड कौन कर रहा है दोनों चीजें, स्टेट गवर्नमेंट। And shall in each district make suitable provisions for the safe custody of the records connected with the registration of documents in such district। ये फायर प्रूफ बॉक्स बताए क्यों गए हैं, फायर प्रूफ बॉक्स ताकि इसमें जितने भी जो रजिस्टरिंग बुक्स हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं रजिस्ट्रार ऑफिस के, वो सब सेफ रख सकें, सेफ कस्टडी हो सके डॉक्यूमेंट्स की। इसलिए ये फायर प्रूफ बॉक्स का जो है बताया है। क्योंकि पहले क्या होता था कि पहले भाई बहुत ज्यादा दबंग लोग हुआ करते थे, किसी को कुछ करना है, कोई प्रॉपर्टी फ्रॉड करना है, कुछ करना है, पता चला ऑफिस में आग लगाया है कि भैया डॉक्यूमेंट्स मिले ही नहीं, तो पता चला एक के चक्कर में सारे के डॉक्यूमेंट जल गए। तो इसलिए ये फायर प्रूफ बॉक्स का जो है प्रावधान आया था बाद में कि अब जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो फायर प्रूफ बॉक्स में रखे जाएंगे। कभी कोई आग लगा दे तो कम से कम बच जाए डॉक्यूमेंट्स, या आग लग जाए तो बच जाए डॉक्यूमेंट्स, ठीक है ना। अब है नेक्स्ट 16A। अगेन 16A का भी आपको क्या करना है, टाइटल ही याद रखना है, ठीक है। 16A अब बात कर रही है भैया टेक्नोलॉजी का जमाना है, नई नई टेक्नोलॉजी आ गई, अब डिजिटल जमाना है, तो डिजिटल की बात हो रही, कीपिंग ऑफ बुक्स इन कंप्यूटर फ्लॉपीज एंड डिस्केट्स एटसेट्रा, ठीक है। 16A क्या कह रही है, 16A कहाँ पढ़े हो, फायर बॉक्स में। अब आ गया कंप्यूटर का जमाना, तो जितनी भी ये जो पुस्तक है ना, तो पुस्तकों का कंप्यूटर फ्लॉपियों एवं डिस्को इत्यादि में रखा जाना, कि भैया अब ये बुक रखना छोड़ो, हार्ड कॉपी में, काय में रखो, कंप्यूटर में रखो,
कंप्यूटर में और डिस्क में, कंप्यूटर और डिस्क में क्या करना है, बुक्स को रखना है। सेक्शन 16A आपकी बात कर रही है, ठीक है। Notwithstanding anything contained in section 16, the books provided under subsection 1 of that section, मतलब 16(1) में जो ये बुक प्रोवाइड करने की बात बोल रही है, तो ये बुक्स को क्या करना है, ऑफ दैट सेक्शन में ऑल्सो बी केप्ट इन कंप्यूटर फ्लॉपीज एंड डिस्क। तो ये जो बुक्स हैं, ये बुक्स 16 में जो प्रोवाइड की गई है, इनको आपको कंप्यूटर और डिस्क में भी एंटर करके रखना है, इनकी आपको एंट्री करना है बुक्स में, मतलब हार्ड कॉपी भी रखो और सॉफ्ट कॉपी भी रखो, or in any other electronic form in the manner and subject to the safeguard as may be prescribed by the Inspector General with the sanction of the state government। मतलब और भी तरीके हैं, अब आजकल तो नए नए आ गए ना, पेन ड्राइव भी आ गई, और भी आजकल चीजें चल गई हैं। तो पहले उन्होंने कहा कंप्यूटर, डिस्क या और किसी अदर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आप रखो जो आईजी आपको बता दे विद द सैंक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, तो उसमें आपको ये बुक्स वगैरह आप रखना है, ठीक है। इसका सबसेक्शन 2 है, नॉट विद स्टैंड एनीथिंग कंटेन्ड in this act or in any other law for the time being in force, a copy or extract from the books kept under subsection 1 given by the registering officer under his hand and seal shall be deemed to be a copy given under section 57 for the purpose of subsection 5 of that section। ये थोड़ा सा important है, shall be deemed to be a copy। क्या कहा गया है कि सेक्शन 57 की सबसेक्शन 5 में एक कॉपी मांगी जाती है, तो इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा उसके हस्ताक्षर और सील में दिए गए उपधारा 1 के अधीन रखी गई पुस्तकों की प्रतिलिपि, ये जो बुक्स है ना, जो हम बुक्स की बात कर रहे हैं, तो इन पुस्तकों की प्रतिलिपि, इन पुस्तकों की जो कॉपी है ना, वो कॉपी, वो प्रतिलिपि या जो उद्धरण है, वो धारा 57 के अंतर्गत उसकी उपधारा 5 के प्रयोजन के लिए दी गई प्रतिलिपि समझी जाएगी। अब क्या है भैया सेक्शन 57 की उपधारा 5, तो सेक्शन 57 बात करती है रजिस्टरिंग ऑफिसर्स टू अलाउ इंस्पेक्शन ऑफ सर्टेन बुक्स एंड इंडेक्सेस एंड टू गिव सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ द एंट्रीज। जो रजिस्टरिंग ऑफिसर होते हैं, उनको रजिस्टरिंग ऑफिसर, जो रजिस्ट्री करता ऑफिसर है, वो कुछ पुस्तकों और अनुक्रमणिकाओं का निरीक्षण करने देंगे और प्रविष्टियों की प्रमाणिक प्रतियां देंगे। तो सेक्शन 57 की सबसेक्शन 5 में जो रजिस्टरिंग ऑफिसर्स होते हैं, उनको कभी कभी प्रमाणित प्रतियां देनी होती है, कॉपीज देना होती है बुक्स की। जो ये बुक्स रखी गई है, इनकी सर्टिफाइड कॉपीज कई बार गवर्नमेंट के द्वारा, आईजी के द्वारा मांग ली जाती है, तो ये सर्टिफाइड कॉपीज उनको देना होती हैं। तो यहाँ पर सेक्शन 16A की सबसेक्शन 2 में बताया गया है कि यहाँ पर जो कंप्यूटर में, डिस्क में जो कॉपीज बना के रखी जा रही हैं, तो ये कॉपीज जो है निकाल करके अगर दे देंगे तो सेक्शन 57 के अंतर्गत जो सर्टिफाइड कॉपीज की बात हो रही है वो मानी जाएंगी, ठीक है। तो सेक्शन 57 के अंतर्गत जो सर्टिफाइड कॉपी देना है, वो सर्टिफाइड कॉपी इन बुक्स की कॉपी को माना जाएगा, ठीक है। सर्टिफाइड कॉपीज अंडर सेक्शन 57, सर्टिफाइड कॉपीज, जित भी रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को कोई सर्टिफाइड कॉपी देना है अपने आईजी को, अपने स्टेट गवर्नमेंट को, किसी को भी प्रोवाइड करना है, तो इस सेक्शन 16A के अंतर्गत ये जो कंप्यूटर डिस्क में जो रखी गई है, इनसे कॉपी अगर निकाल करके वो दे देता है, तो वो सर्टिफाइड कॉपी मानी जाएंगी, ठीक है ना। ये आपकी सेक्शन 16A में कहा गया है। तो ये होता है आज का हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट। मैंने आपसे कहा था कि 2 क्लासेस में चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाएगा, तो फर्स्ट में हमने सेक्शन 3 से 8 तक कंप्लीट किया, और आज हमने सेक्शन 9 से 16A तक देखा। कौन से इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, वो मैंने आपको बता दिया। आप सेक्शन 15 को अंदर ना पढ़े चल जाएगा, सेक्शन 16 को अंदर ना पढ़े चल जाएगा। सिर्फ आप याद रख ले 2 चीजें, कि हेडिंग याद रख ले कि सील ऑफ रजिस्टरिंग ऑफिसर, और सील जो है इंग्लिश में हो सकती है, अदर लैंग्वेज में हो सकती है, जो स्टेट गवर्नमेंट ऐड करे। 16 में आप नाम याद रख ले, हेडिंग याद रख ले, रजिस्टर्ड बुक और फायर प्रूफ बॉक्स बताया गया है जो स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है। आप क्या करें, अपने बेयर एक्ट में साइड में लिख लीजिए, हेडिंग है, हेडिंग के पास आप एरो लगा के बस लिख लीजिए स्टेट गवर्नमेंट, और बस उतना आपको याद रखना है, आगे बढ़ जाना है, अंदर नहीं पढ़ना, टाइम वेस्ट नहीं करना है। सेक्शन 16A में कंप्यूटर डिस्क और जो डिस्क टैच है उसमें आपको बुक्स रखना है, और सेक्शन 57 के अंतर्गत सर्टिफाइड कॉपीज मानी जाएंगी ये बुक्स। बस ये 2 लाइन आप अपने बेयर एक्ट में साइड में लिख लीजिए कि आपको ये 2 पॉइंट्स याद रखना है, आगे बढ़ जाए, क्योंकि
जब मैंने आपको रीड करके बताई सेक्शन कितनी बड़ी है। अगर आप रीड करने बैठेंगे, आप लैंग्वेज में उलझ जाएंगे, आपका टाइम वेस्ट होगा और आपका आरजीएस का एग्जाम बहुत नजदीक है और कभी भी छत्तीसगढ़ जुडिशरी की भी डेट आ सकती है। इसलिए जल्दी जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कीजिए। छत्तीसगढ़ वालों के लिए छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट 2011 पूरे लेक्चर में पढ़ा चुकी हूँ। कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट देखिए और वहां से आप अपना छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट कंप्लीट कर लीजिए। बाकी आपका ये रजिस्ट्रेशन एक्ट में अभी आपको कंप्लीट करा रही हूँ। आई होप आपको पढ़ाना अच्छा लगा होगा। अगर आपको पढ़ाना अच्छा रहा है, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर।